हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज ऑफ लर्नो हब। तो मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में आपके डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इस चैप्टर के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। तो पिछले वाले वीडियोस में हम लोग ने जो कुछ भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं, आई होप आपने उसको देखा होगा और समझ के ही आगे बढ़ रहे होंगे। नहीं तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है यहीं पर, इस वीडियो में ही नहीं तो अगले वाले कुछ चैप्टर्स में भी, कोऑर्डिनेशन वगैरह जैसे चैप्टर्स में भी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। तो दोस्तों, हमारे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी तक पहुंच गए थे, अच्छे से समझ लिया था चीजों को। अब नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब इनके ऑक्सीडेशन स्टेट समझने, और काफी अतरंगी और वैरायटी में ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। देखो, ये बहुत ज्यादा वैरायटी दिखाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, और इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स हर एक एलिमेंट शो करता है कि भाई आप सोचोगे कि इससे पहले हम लोग ने ऐसे एलिमेंट्स देखे ही नहीं थे। ओके, अब तक कितने एलिमेंट्स हम लोग ने पढ़े? पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स, एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स, कितने ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा रहे थे? 2, 3, 4, 5, इतने, मतलब 4 तक ही मैक्स टू मैक्स, और उतने भी मतलब प्रोमिनेंटली नहीं। कई बार एकाध दुक्का ऑक्सीडेशन स्टेट तो मतलब ऐसे ही कोई कोई कंपाउंड में ही दिखाई देता था। बेसिकली 2 से 3 के आसपास ऑक्सीडेशन स्टेट्स। यहां पर देखो, ये भरे पड़े हुए हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाने के मामले में। टाइटेनियम से लेके वैनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, यहां तक बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब वजह क्या है इनकी? बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में इनके पास ये खूबी इसलिए है क्योंकि अगर हम लोग इनका डी ऑर्बिटल देखेंगे तो इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काफी दिखते हैं हमें। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैंगनीज का ही एग्जाम्पल लूं तो मैंगनीज के तो डी ऑर्बिटल में तो D5 कॉन्फ़िगरेशन है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ऊपर से उसके s ऑर्बिटल में 2 है। लॉजिक तो हमको पता है, 4s2 3d5। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि देखो, इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है डी ऑर्बिटल वाले, ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो पाते हैं ओके s के साथ साथ। तो पहले ये जब 2 निकल जाएंगे, हमें तो पता है आयन बनता है, तो पहली बारी आती है 4s के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, फिर बाद में 3d वाले, इन शॉर्ट ns वाले पहले जाते, n-1d वाले बाद में जाते। ये हम लोग ने पढ़ लिया पिछले वाले वीडियो में। तो यहां पर अगर 2 निकल जाएंगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा मैंगनीज, और यहां से होती है शुरुआत। अब ये 2 निकलने के बाद ये 5 तो है, तो सपोज ये तीसरा वाला निकल गया तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो, 4th निकल गया, मतलब इन्वॉल्व हो गया बॉन्डिंग में, तो +4, +5, +6, +7, ये देखो ऐसे, इस तरीके से कुछ। तो बातें समझ में आ गई। अब अगर हम लोग इन्हीं ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देखें, मतलब इनके एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स को, शुरुआत के कुछ एलिमेंट्स के और बाद में के कुछ एलिमेंट्स के, तो समझ में आएगा। देखो कि एलिमेंट्स विच गिव ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो बीच में है ऑलमोस्ट, ओके, हमारे 3D सीरीज के पीरियड में, मतलब 3D सीरीज में या फिर 4th पीरियड में, जो भी हम लोग की बात चल रही है। अब यहाँ पर तो 3D सीरीज की बात चल रही है, या फिर आप कह सकते हो 4th पीरियड वाले हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात चल रही है। तो कहने का मतलब है मेरा कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो रहा है बाय द एलिमेंट्स विच आर ऑलमोस्ट इन द मिडल। दिख रहा है, मैंगनीज, क्रोमियम, आयरन, इनके जैसे। अब रीजन क्या है? मैंने कहा था ना, जो इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है हमारा, या फिर जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काफी सारे हैं जिन एलिमेंट्स में, वो तो दिखाएंगे भाई बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे मैंगनीज दिखा रहा था। क्रोमियम के केस में भी वही तो कहानी थी, 4s1 3d5 है ना। तो देखो, S में 1 है, D में 5 है, 1 2 3 4 5, तो ये इन्वॉल्व हो गया बॉन्डिंग में, ये इन्वॉल्व हो गया, ये इन्वॉल्व हो गया, ऐसे करके करके भाई क्रोमियम भी आपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व करवा सकता है बॉन्डिंग में। तो कहानी तो वही की वही आ गई। +2 से लेके +3 +4 +5 +6 क्रोमियम भी शो कर रहा है। तो जो एलिमेंट्स, अब इनके तो चलो बाजू में रख देते, अब वो वाले एलिमेंट्स को देखते हैं जो बहुत कम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पा रहे दूसरे के कंपैरिजन में। द एलिमेंट्स विच गिव लीस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। कहां पर है वो? एक तो एक्सट्रीम में है, या फिर शुरुआती एलिमेंट्स में कुछ है। देखो, मतलब एक्सट्रीम मतलब लास्ट वाले एक्सट्रीम में, या फिर पहले वाले एक्सट्रीम में, शुरुआत में या फिर अंत में, जैसे कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, कॉपर, जिंक। अब यहां पर नजर घुमाओ,
स्कैंडियम तो भाई +3 दिखा रहा है, टाइटेनियम +2 +3 +4, चलो ठीक है। और यहां पर कॉपर जिंक में तो +1 +2 कॉपर और जिंक तो +2 ही सिर्फ। अब अगर आप इनके डी ऑर्बिटल्स देखोगे स्कैंडियम का, तो भाई साहब इसके पास तो बस एक ही डी इलेक्ट्रॉन है ना, स्कैंडियम 4s2 3d1, तो एक ही डी और इलेक्ट्रॉन है। तो ये जब s के 2 लूज करेगा और उसके साथ d का 1 लूज करेगा तो 3 इन्वॉल्व हो गए बॉन्डिंग में, तो +3, ठीक है। अब वैसे टाइटेनियम के पास 4s2 3d4 है, तो इसीलिए फिर ये 2 इन्वॉल्व करेगा तो +2, तीसरा करेगा तो +3, चौथा करेगा तो +4, तो देखो +2 +3 +4। अब ध्यान देते हैं कॉपर जिंक के ऊपर, ये लोग की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको समझ में आ गए होंगे। कॉपर जिंक के केस में तो भाई इनके डी वाले जो है ये भरे हुए हैं। कॉपर के केस में 4s1 3d10 है, तो 10 के 10 पूरे के पूरे भरे हुए। अब D10 कॉन्फ़िगरेशन वाला कॉपर तो चाहेगा नहीं कि उसका S में से एक जाने के बाद D10 वाला भी कोई एक इन्वॉल्व हो जाए बॉन्डिंग में, ओके। पर यहां पर कहानी में ट्विस्ट आता है, हम लोग बाद में देखेंगे कि भाई कॉपर 2+ वाला जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वो ज्यादा स्टेबल है देन 1+ वाला। फिर भी मतलब ऑन कॉन्ट्ररी मैं कहना चाह रहा हूं ये कि भाई D10 कॉन्फ़िगरेशन होते हुए भी कॉपर उसका एक इलेक्ट्रॉन देकर खुश हो सकता है और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट उसका स्टेबल हो सकता है, पर फिर भी कॉपर उसका D10 से D9 करवा देता है और +2 में जाके और स्टेबल हो जाता है। क्यों, देखेंगे। पर कहानी समझ में आ रही? यहां पर d ऑर्बिटल पूरा का पूरा भरा हुआ है ऑलमोस्ट, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स तो गायब है, मतलब इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स नहीं, यहां पर कंप्लीटली फिल्ड है। तो इस केस में भाई इसीलिए कम ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाई पड़ रहे। और जिंक के केस में भी वही कहानी है, 4s2 3d10, तो भाई जिंक भी भैया हमारा सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व कर पाता है। और यही लॉजिक हम लोग ने जस्ट लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जिंक की थर्ड आई खतरनाक ज्यादा होती है ना, 3000 से भी ज्यादा कुछ तो थी। तो इसी वजह से भाई तीसरा इलेक्ट्रॉन जिंक से निकालना मतलब मुश्किल से भी महामुश्किल काम। तो इसीलिए फिर भाई जिंक अपना तीसरा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करवाता नहीं है बॉन्डिंग में, ठीक है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि एक्सट्रीम्स में जो हमारे एलिमेंट्स है वो इसीलिए कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। एक तो रीजन इनके केस में क्या है कि भाई बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स है डी ऑर्बिटल में, ओके, तो फिर ये कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे। और इनके केस में क्या है कि बहुत ही ज्यादा मतलब पेयर्ड है पूरे को पूरे, हमारा डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है पेयर्ड है, तो इनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है बॉन्डिंग में, इसीलिए ये कम शो कर रहे हैं। कहानी समझ में आ गई? तो पूछा जा सकता है, काफी कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर डी ऑर्बिटल के ऑक्यूपेशन के ऊपर डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करने का अपना अपना अंदाज इन एलिमेंट्स का। अब कुछ सिंपल सी बातें, जैसे कि टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। देखो आप, ये रहा टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। ये जो बोल्ड में दिख रहा है ना आपको एकदम से, शायद आपको अगर दिख नहीं रहे होंगे तो टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो, फिर भी मैंने थोड़ा एनलार्ज लिया है पिक। तो ये जो बोल्ड में लिखे हुए ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, ठीक है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स की। तो जब हम लोग टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज के केस में देख रहे हैं, तो इनकी जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिख रहे हैं हमें, +4, +5, +6, +7, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स स्टेबल है। और ऑन द कॉन्ट्ररी आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, देखो आयरन +2 +3, देखो नीचे बोल्ड में नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखे हुए, तो पहले वाले ऊपर वाले ही जो है लोअर वाले वो स्टेबल है आयरन के केस में। सेम कोबाल्ट के केस में भी ऊपर वाले स्टेबल है, फिर निकल के केस में भी +2 स्टेबल है, कॉपर के केस में भी ऊपर वाला ही, मतलब लोअर वाला ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर वाला ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो दिखा भी नहीं रहे वैसे भी, फिर भी ऊपर वाले मतलब लोअर वाले, जिनका नंबर हमारा +1, +2, +3 के आसपास ही है कुछ। तो यहां पर यही दिखाई दे रहा है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक में +2 +3 +2 +3 +2 +2 +2, मतलब इनके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स है स्टेबल, करेक्ट, इन 5 एलिमेंट्स के केस में। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज और काफी ज्यादा लॉजिकल है, क्योंकि हम लोग अभी अभी पी ब्लॉक पढ़े हुए हैं, और जब हम लोग ने पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में देखा था, जो कि सिंपल नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, करेक्ट, तो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिफर करते हैं बाय द यूनिट ऑफ 2। जैसे कि ग्रुप 13 में भाई +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स कॉमन थे, ग्रुप 14 में +2 और +4 थे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स शोन बाय द एलिमेंट्स, ग्रुप 15 में भाई +3 +5 ऐसे कुछ, मतलब डिफरेंस कितना है देखो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने में, 2 का डिफरेंस, यहां पर 2 का डिफरेंस, यहां पर 2 का डिफरेंस। लॉजिक समझ में आ रहा है? वैसे ही इनके केस में अगर हम लोग देखेंगे तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स में डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको? चलो फटाफट पॉज करो, बताओ
बहुत सिंपल सी चीज है यार, सामने लिखी हुई है, एक ही का डिफरेंस तो है, +2 से +3, +3 से +4, +4 से +5, +5 से +6, एक एक यूनिट का डिफरेंस है। ओके, तो क्या है भाई वेरिएबिलिटी कैसी इनकी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स? यूनिटी। क्यों? सेम वजह, क्योंकि भाई इनके डी ऑर्बिटॉल्स इनकम्प्लीटली फिल्ड है, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स जो है डी ऑर्बिटॉल्स में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं बॉन्डिंग वगैरह में, इंटरैक्शन में। ओके, जहां से इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स पैदा हो जाते हैं वैसे। क्लियर? मजा आ गया? अब और एक इंटरेस्टिंग सी एनालॉजी है इनके बीच में और हमारे पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के बीच में, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बेसिकली होता क्या है, इनके केस में जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हेवियर मेंबर्स में स्टेबल होता है। देखो, ग्रुप 4 से अगर ग्रुप 10 की बात करूं मैं, यहां से लेके यहां तक, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर फेवर्ड बाय हेवियर एलिमेंट्स। नीचे नीचे वाले एलिमेंट्स के द्वारा शो किया जाता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जो वो लोग कहते हैं कि हम उनमें ज्यादा स्टेबल है। जैसे कि ग्रुप 6 की बात अगर मैं करूं तो क्रोमियम 6, देखो यहां पर क्रोमियम 6, मोलिब्डेनम 6 नीचे और टंगस्टन 6 नीचे। और तो जैसे जैसे हम लोग नीचे नीचे जा रहे हैं तो इनकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ रही है डाउन द ग्रुप। अब कुछ याद आ रहा है, हम लोग ने पी ब्लॉक में क्या पढ़ा था कि भाई जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ना, उनकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है? घटती है। करेक्ट, हेवियर मेंबर्स में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होते हैं। याद आया? क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट, अंदर के दो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखता है अपना न्यूक्लियस NH2 वाले, तो फिर बाहर के अपने p वाले ऑर्बिटल में जितने हैं, करेक्ट, जैसे कि ग्रुप 13 के केस में एक ही रहता था तो एक ही जा पाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? याद आ रहा है वो चीज? तो बस यहां पर उल्टी चीज है। डी ब्लॉक में जैसे मैंने कहा हेवियर मेंबर्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो बता रहे वो स्टेबल है उनके, पी में हेवियर मेंबर्स में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं स्टेबल। तो देखो, पी ब्लॉक एलिमेंट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज फेवर्ड बाय हेवियर एलिमेंट्स इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। अब आप कहोगे सर इसका प्रूफ कैसा है, क्या किस लॉजिक पे हमें समझ में आ रहा है कि भाई क्रोमियम 6 से ज्यादा स्टेबल मोलिब्डेनम और टंगस्टन 6 है। देखो, क्रोमियम 6 से ज्यादा स्टेबल मोलिब्डेनम 6 और टंगस्टन 6 है। क्यों? क्योंकि ना जब आप डाइक्रोमेट को देखते हो Cr2O7 2-, कैसे समझ में आया भाई? पोटेशियम डाइक्रोमेट सबको पता है ना, तो K2Cr2O7, करेक्ट। इसमें से अगर पोटेशियम को हम लोग ने मार दी गोली, मतलब इन शॉर्ट निकाल दिया इसको, तो पोटेशियम 2+ चार्जेस लेके आ रहा था ना, तो यहां पर Cr2O7 के पास 2- चार्जेस होने चाहिए। और जब ऐसा अनायन हम लोग ने बना लिया पोटेशियम डाइक्रोमेट से, और पोटेशियम को अगर गोली मार दी तो बचा हुआ नाम क्या है? पोटेशियम को गोली मार दी तो डाइक्रोमेट बचा, तो ये डाइक्रोमेट आयन हो गया। तो समझ में आई? Cr2O7- डाइक्रोमेट आना है, तो देखो डाइक्रोमेट Cr2O7- 2-, सॉरी। अब इसमें जो क्रोमियम है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। आप निकाल के देखो, ये ऑक्सीजन 2- तो 40- हो जाता है पूरा का पूरा, 40- बाहर रहेगा, +14 हो जाएगा, तो -2 + 14 माइनस करेंगे हम लोग तो +12। और क्रोमियम 2 एटम्स है यहां पर, तो +6 एक के ऊपर बांटा जाएगा, तो क्रोमियम +6। तो ऐसे +6 वाले क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारा डाइक्रोमेट जो है वो इन एसिडिक मीडियम क्या बताया गया है? देखो, Cr6 इन द फॉर्म ऑफ डाइक्रोमेट, जो मैंने बताया, देखो ठीक है। इन एसिडिक मीडियम जब हम लोग ऐसा वाला एसिडिक मीडियम लेंगे तब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और जो कि मोलिब्डेनम का जो ऑक्साइड है MoO3 और टंगस्टन का ऑक्साइड है ये नहीं करते। अब मतलब इसका यही है कि अगर मैं कह रहा हूं कि ये Cr2O7 2- हमारा डाइक्रोमेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है एसिडिक मीडियम में, मतलब ये हो रहा है खुद स्ट्रांगली रिड्यूस। रिडॉक्स में पढ़ा है हम लोग ने कि भाई अगर कोई स्पीशीज दूसरे को स्ट्रांगली वो चीज कर रही है, ऑक्सीडाइज करो, रिड्यूस करो, तो खुद उल्टा हो जाती है। ओके, वैसे ही होता है ना, एक उंगली दिखाओगे सामने वाले की तरफ तो 4 उंगलियां हमारे पास ही है। सेम टू सेम लॉजिक स्पीशीज के साथ भी होता है। तो ये अगर स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है तो खुद स्ट्रांगली रिड्यूस हो जाता है। स्ट्रांगली रिड्यूस होकर किस में जा सकता है? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा ना। ये सिंपल सा लॉजिक है। रिडक्शन मतलब क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन करके पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जाएगा। चलो +3 कहो, +2 कहो, जो भी कहो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो +6 है वो ना टिक नहीं पा रहा है, या फिर उसकी बहुत स्ट्रांगली इच्छा है टू गेट कन्वर्टेड इनटू +3। तो क्योंकि अब इसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहा है कि यार मेरे को ना लोअर में जाना है यार कैसे भी करके,
तो इसका मतलब ये अनस्टेबल है, सिंपल सा लॉजिक है। इसलिए तो मैंने कहा Cr+6 अनस्टेबल है। अब किनके कंपैरिजन में, इनके कंपैरिजन में मोलिब्डेनम +6 और टंगस्टन +6 की बात चल रही है। क्यों, देखो MoO3 मोलिब्डेनम का ऑक्साइड, इसमें मोलिब्डेनम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, ऑक्सीजन 2 - 3 × 6 6 तो ये 6 - 6 करेक्ट। सेम इसमें भी 2 यहां पर टंगस्टन के ऑक्साइड में, तो 3 × 6 6 तो ये 6 तो यहां पर भी ये दोनों भी मोलिब्डेनम और टंगस्टन भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, पर इनको कोई घाई गड़बड़ नहीं है भाई लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की, जैसे कि क्रोमियम को घाई गड़बड़ है, मतलब इच्छा है। तो ये तो कह रहे हैं हम तो भाई अच्छा खासा +6 में खुश है, इसीलिए मैंने कहा कि क्रोमियम +6 से ज्यादा स्टेबल है मोलिब्डेनम +6 और टंगस्टन +6। और इस लॉजिक के आधार पर अगर हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई स्टेबिलिटी कैसी बढ़ रही है, क्रोमियम +6 से ज्यादा स्टेबल मोलिब्डेनम +6 और टंगस्टन +6 से, तो मतलब हेवियर मेंबर्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। समझ में आ गई बात। तो एनसीईआरटी में ना काफी जगह पर चीजें थोड़ी पेचीदा करके बताई दी जाती है, पर ये हमारे दिमाग को ही भगाने के लिए है और समझने के लिए भी है। तो शायद हो सकता है आपको कई बार घुमा फिरा के नीट में ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डायरेक्ट ना पूछ के अगर ऐसे ही पूछ लिया डायरेक्ट कि भाई क्यों बताओ, मतलब क्या होता है क्रोमियम 6 जो है इन द फॉर्म ऑफ डाइक्रोमेट इन द एसिडिक मीडियम बिहेव करता है एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पर मोलिब्डेनम का ऑक्साइड और टंगस्टन का ऑक्साइड MoO3 एंड WO3 नहीं बिहेव करते। तो बताओ क्या इसका मतलब होता है। दे देंगे 4-5 मतलब 3-4 स्टेटमेंट और ढूंढने के लिए कह देंगे आपको, फिर आप दिमाग लगाते बैठना ये क्या ही चल रहा है। ओके, तो जितना ज्यादा आप एनसीईआरटी को अच्छे से समझोगे उतना ज्यादा आपको एग्जाम में मदद होगी। चलो अब अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं। अब हमें देखना है ट्रेंड को, और कौन से वाले ट्रेंड को, M2+/M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ट्रेंड को। किन में, हमारे 3D सीरीज वाले एलिमेंट्स में। बातें तो सब 3D सीरीज की चल रही है, ये तो दिमाग में एकदम चिपका के रखो। जहां पर मैं बताऊंगा कि भाई अगर 3D सीरीज के अलग से कुछ एलिमेंट्स की बातें हो रही होंगी तो आपको समझ में आ ही जाएंगी। तो जनरल 3D सीरीज के बारे में बात चल रही है। अब फोकस करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर। कितने ही बच्चों को ना ये दिमाग के ऊपर से ही कॉन्सेप्ट उड़ जाता है कि भाई होता क्या है एक्चुअल में। ये ध्यान देना, जब कभी हमें बस बोला गया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो बाय डिफॉल्ट दिमाग में चिपकाना है ये रिडक्शन पोटेंशियल की बात चल रही है। अब क्योंकि यहां पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला है, तो ये बात चल रही है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोले तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब रिडक्शन पोटेंशियल कौन से रिएक्शन का हम लोग निकाल सकते हैं, रिडक्शन रिएक्शन का। बहुत बेसिक सा लॉजिक है, देखो ध्यान से समझना, एक स्टेप से आपको समझ में आएगा कि भाई ये जो दिखने वाले वैल्यूज जो है, जो टेबल में बहुत सारे हमें दिए गए हैं माइनस में, ये सब कैसे निकले यही समझा रहा हूं मैं आपको। और ये जब आपको समझ में आएगा ना तो बाकी के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। ओके, तो फिर से फोकस करते, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन रिएक्शन का हम लोग निकालते। और रिडक्शन रिएक्शन बोले तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला रिएक्शन। अब जब कभी ऐसा ये M2+/M वगैरह दिया है ना, ये भी दिमाग खराब कर देता है बच्चों का। क्या ये होता क्या है, समझ में ही नहीं आ रहा है ना, क्या बोलना क्या चाह रहे इससे। यही बोलना चाह रहे कि हम ये जो दो स्पीशीज है, इसमें से एक जो आयनिक स्पीशीज है और एक जो हमारा एटम वाला स्पीशीज है, इनके कोरिलेशन में हमें समझना है रिडक्शन रिएक्शन कैसे हो रहा है। जैसे कि हमें दिया हुआ है M2+ और M। अब अगर मैं कह रहा हूं कि रिडक्शन रिएक्शन की बात चल रही है, तो इनमें से कौन सा स्पीशीज किस में बदलेगा रिडक्शन होके, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके। तो यहां पर M2+ क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन का भूखा है तो यही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और क्या होगा M में बदल जाएगा। अब क्योंकि 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो रिडक्शन रिएक्शन कैसा होगा, M2+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स M। देखो M2+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स M। अब यहां पर जब हम लोग ये रिडक्शन पोटेंशियल का रिएक्शन देखते हैं ना, तो इसमें जब कभी हम लोग आयंस देख रहे हैं यहां पर, तो एक्वियस स्टेट में हम लोग आयन को पकड़ते हैं। तो M2+ आयन एक्वियस स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन खा लिया भाई और बन गया M एटम। पर जब एटम की बात करते हैं तो हम लोग सॉलिड स्टेट में बात करते हैं। समझ में आ जाएगी चीजें, मैं क्यों ये स्टेट स्पेसिफाई कर रहा हूं, ध्यान देना और याद रखना ये चीज। इसी से हम लोग पोटेंशियल्स पर पहुंचेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकाल पाते हैं हम लोग उस पर पहुंचेंगे। कहानी यहां तक समझ में आ गई। अब इसी का उल्टा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो भी रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है उसका अगर आप रिवर्स कर दोगे वैल्यू को, मतलब साइन चेंज कर दोगे, तो भाई आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी। और अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को रिवर्स करो तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी। तो बात तो सेम है। अब
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोले तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का पोटेंशियल चल रहा है। अब इन दो स्पीशीज में कौन ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा स्पीशीज बनेगा, वैसे ही हम लोग स्टाइल में रिएक्शन लिखेंगे जैसे रिडक्शन का लिखा था। तो हमें तो पता है भाई कि ऑलरेडी मतलब ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेचारा M2+ और M में लॉस कौन कर पाएगा दूसरा स्पीशीज बनने के लिए, M ही कर पाएगा ना। M 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बनेगा M2+। तो फिर हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का रिएक्शन, M+2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स M2+। देखो M लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैंने प्लस बोल दिया गलती से, ओके। तो हमारा जो मेटल वाला जो मतलब M जो मैंने लिखा है, सॉरी एटम हमारा ट्रांजिशन मेटल का, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो प्लस नहीं उल्टे तरफ जाएगा, करेक्ट। यहां पर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे तो एरो के उस तरफ हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, तो मैंने गलती से प्लस बोल दिया। तो M-2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, देखो, ओके, गिव्स M2+। अब इसी चीज को थोड़ा ठीक से लिखेंगे तो क्या होगा, M गिव्स M2+, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स उधर आ गए तो माइनस के प्लस हो गए तो +2 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो अब यही चीज मैंने यहां पर लिखी, M गिव्स M2+ +2 इलेक्ट्रॉन, तो M गिव्स M2+ +2 इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि मैं एटम की बात कर रहा हूं तो ये सॉलिड में होगा, और M2+ आयन की बात कर रहा हूं तो एक्वस स्टेट में होगा। बस अब इस वाले रिएक्शन की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालते कैसे, या फिर किन टर्म्स पर ये डिपेंड करता है, इसको समझते हैं। तो ये अपना था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का रिएक्शन। अब इसी रिएक्शन को मैं तोड़ दे रहा हूं, मतलब स्टेप्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो पहले अगर मुझे, इन शॉर्ट लॉजिक क्या है, मेटल जो सॉलिड स्टेट में हमारा एटम है उसको लेके आना है M2+ आयन में एक्वियस स्टेट में। तो हम लोग किस स्टेप्स को फॉलो करते हैं, पहले हम लोग सॉलिड वाले मेटल को ना, मतलब एटम को गैसियस एटम में बदलते हैं। तो M सॉलिड गिव्स M गैस, ऐसे लिखेंगे हम लोग, देखो M सॉलिड गिव्स M गैस, पहले गैस में बदल दिया। अब जो एनर्जी लगेगी हमारे ट्रांजिशन मेटल्स के जो सॉलिड वाले एटम्स है एक दूसरे से थोड़ी दूर दूर है भाई, एकदम चिपक के, हमको पता है खतरनाक एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है उनके पास, तो भाई एकदम एक दूसरे से बहुत लगाव है इनको। अब ऐसे बहुत सारा लगाव जिन एटम्स के पास है उनको दूर करना है और गैसियस स्टेट में लेके जाना है, मतलब बहुत बहुत दूर लेके जाना है इनको एक दूसरे से। सिंपल लॉजिक है, हमको पता है सबको कि भाई स्टेट हम लोग जब बदलना चाहते हैं तब एटम्स की दूरी को बढ़ाना होता है, मतलब पार्टिकल्स की दूरी को बढ़ाना होता है। तो सॉलिड से गैस में लेके जाना है, बहुत दूर लेके जाना है। अब बहुत दूर लेके जाने के लिए एनर्जी लगेगी बहुत सारी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है उसको ओवरकम करने के लिए, सॉरी जो अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए, जो लगाव है उसको ओवरकम करने के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। या फिर आप कह सकते हो सॉलिड से गैस में आ गया तो इसलिए एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, देखो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या फिर सब्लिमेशन, एक स्टेप हो गया। अब गैसियस एटम को हम लोग खिलाएंगे, गैसियस एटम से हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, सॉरी खिलाएंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी, निकालेंगे उसमें से इलेक्ट्रॉन। तो ये रहा हमारा गैसियस वाला एटम, बना एकदम रेडीमेड। इसमें से हमको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, क्योंकि ये रिएक्शन करवाना है हमको, M2+ आयन बनाना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने मतलब पहले M से हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, M+ बनाएंगे, फिर M+ से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, M2+ बनाएंगे। तो जो M से M+ के लिए जो एनर्जी लगती है वो होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, करेक्ट, IE1 लिख देता हूं मैं, और फिर M+ से M2+ में जाने के लिए दूसरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो IE2। तो अगर हमें M एटम जो है हमारा गैस में, उसको M2+ गैसियस आयन में बदलना है, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इतनी एनर्जी लगेगी, करेक्ट। तो यही लिखा है मैंने, देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों भी एनर्जीज जो है ये पॉजिटिव है हमारे लिए, मतलब ये जो 3D सीरीज के एटम्स जो है हमारे उनके लिए। मतलब सिंपल सा लॉजिक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये जो एनर्जी है दे रहे हैं हम लोग बेचारे गैसियस एटम को, और यहां पर भी पॉजिटिव बोला जा रहा है एंथैल्पी को, मतलब यहां पर भी सॉलिड वाले एटम को एनर्जी दी जा रही है। अब जब गैसियस वाला जो आयन है उसको एक्वस स्टेट में लेके आना है तो उसका हाइड्रेशन करवाना पड़ता है। अब इस हाइड्रेशन के लिए जो एनर्जी लगती है, जो एनर्जी लगती नहीं है, जो एनर्जी हाइड्रेशन के प्रोसेस में रिलीज होती है, उसको हम लोग कहते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, मतलब जो भी एनर्जी कंसिडरेशन है, जो भी एनर्जी चेंज है जो हाइड्रेशन के दौरान होता है, उसको हम लोग कहते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन या फिर हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब इनके केस में हम लोग देख रहे हैं कि इसी M2+ गैसियस आयन को हम लोग लेके आए, दिख रहा है आपको यहाँ पर M गैसियस एटम को लेके आए थे
आगे बढ़ाया स्टेप हम लोग ने, M2+ गैसियस आयन बनाया, फिर M2+ गैसियस आयन को लेके आए, M2+ गैसियस आयन को हम लोग बना रहे M2+ एक्वियस स्टेट में लेके आ रहे, M2+ आयन को एक्वियस स्टेट में। तो हम लोग हाइड्रेशन करवा रहे, जो एनर्जी कंसिडरेशन है, एंथैल्पी चेंज है, हाइड्रेशन एंथैल्पी, और ये होती है नेगेटिव में। जो पूरा हमारा प्रोसेस है उसमें हमें 2 स्टेप्स में एनर्जी लग रही है प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। कौन से 2 स्टेप्स? ये पहले 2 स्टेप्स। कौन से एनर्जी लग रही है? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन या फिर सब्लिमेशन और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो टेबल में यहां पर दिया हुआ है, ये रहा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन स्टैंडर्ड वाली, और ये रही फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये आए है, ओके, टेक्स्ट बुक में गड़बड़ कर दी। और जो तीसरा स्टेप है हमारा हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये देखो हाइड्रेशन एंथैल्पी स्टैंडर्ड वाली। तो अब जाके टेबल में देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्या चल क्या रहा है, मतलब, है ना। चलो, तो ये सारी कहानी जो है ये बस इसलिए है क्योंकि इन सारे एनर्जी से हमें पता चलता है हमारा जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसका पोटेंशियल कितना है। तो ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। अब और एक लास्ट वाली चीज जो आपको याद रखनी है ताकि आपको कोरिलेशन समझे, कि अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज दी हुई है और अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज मोर एंड मोर पॉजिटिव हो रही है, मोर एंड मोर पॉजिटिव, तो ऑक्सीडेशन इसका समझ लेना कि भाई स्पीशीज का ऑक्सीडेशन और आसान तरीके से हो रहा है। और वही अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दी गई है आपको, तो अगर वो भी मोर एंड मोर पॉजिटिव हो रही है तो आप समझ लेना कि वहां पर उन स्पीशीज द्वारा रिडक्शन बहुत आसानी से वो परफॉर्म कर पा रहे, ठीक है। अब ये सारी लॉजिक के आधार पर हम लोग ने क्या किया भाई, हम लोग ने M सॉलिड से लेके M2+ एक्वियस का जो कन्वर्जन है हमारा, उस ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए इन 3 टर्म्स जो एंथैल्पी टर्म्स है इनके मदद से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाला, और वो रहा कुछ इस तरीके से टेबल में, ओके। तो ये हमें यहां पर लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखता हूं मैं SOP, ओके। वोल्ट में कितनी वैल्यूज होंगी? 1.63, 1.18, 0.90, 1.18, ओके, ऐसे 0.44। अब आप कहोगे सर आप क्या याद करके आए हो? नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में, रिडक्शन पोटेंशियल का साइन चेंज कर दो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन जाएगा। अब मेरे पास टेबल में तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज है ही, तो मैं उसके सामने बस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू लिख रहा हूं, सिर्फ साइन चेंज करके। समझ में आई बात? तो ऐसे हमें वैल्यूज मिले अब तक की कहानी में स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, और फिर हम लोग ने उसका साइन रिवर्सल कर दिया, तो 1.63 का साइन रिवर्सल कर दिया, -1.63 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिला हमको। किसके केस के लिए? टाइटेनियम के लिए। इसी तरीके से बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स मिल गए, इसका मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स मिल गए। तो ये रहा अपना सिंबल, ओके। ई के ऊपर ऐसा माइनस वाला चिन्ह जैसा है गोल में, समझ लेना, वोल्ट में है, ओके। अब यहां पर जब हम लोग इस वैल्यूज को देख रहे हैं, बस इस ट्रेंड को समझना है। तो इतना सारा चीज समझ लिया, वो जो होता है ना खोदा पहाड़ निकला चुहिया, वैसे वाली केस है इसमें। बहुत सारी चीजें समझने के बाद बस एक छोटी सी चीज क्या समझनी है हमें, कि जब हम लोग इनकी वैल्यूज देख रहे हैं 3D सीरीज में, लेफ्ट टू राइट, देखो टाइटेनियम से जिंक तक जाते हैं हम लोग, तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम लोग 3D सीरीज में। चलो, तो वैल्यूज कम कम नेगेटिव होती है, लेस एंड लेस नेगेटिव। तो देख सकते हो आप -1.63, -1.18, तो हमारे नंबर स्केल में पीछे पीछे आ रही वैल्यूज, माइनस कम कम हो रहे, तो कम कम नेगेटिव। देखा, ये हम लोग को जनरल ट्रेंड हमें दिख जाता है। समझ में आई बात? अब ये होता क्यों है? बस कई सारे फैक्टर्स हैं, पर आपको एक लाइन में बस इतना ही याद रखना है। बाकी के फैक्टर्स अगर आप ध्यान देने लगोगे तो पगला ही जाएंगे हम लोग, इतना डेप्थ में जाना नहीं है नीट में, ठीक है। इस लेवल तक हमारे एनसीईआरटी में भी उन्होंने यही तक क्या कहते हैं उसको कंसाइज कर दिया है, एक ही लाइन में वजह कि ये जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ना, इनके सम के वजह से गड़बड़ियां हमें थोड़ी, मतलब इनके सम की वजह से, सॉरी, हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज लेस एंड लेस नेगेटिव देखी जा रही है, ठीक है। तो अब इनका सम क्या हो रहा है? डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज डाउन द ग्रुप लेस एंड लेस नेगेटिव हो रही है, ठीक है। तो इंक्रीज इन द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड IE, इसके वजह से। अब आप कहोगे इसका क्या लॉजिक है सर?
चलो इतनी सारी चीजें समझ ली, इसका क्या लॉजिक बन रहा है? क्योंकि मैंने कहा था ना, देखो कि हमारे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रिएक्शन को करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ रही है, जो कि ये दो एनर्जीज है, एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मैं इसे लिख देता हूं, देखो शॉर्टकट में, एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये दो एनर्जीज है जो लग रही है, तो पॉजिटिव, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ये सारे प्रोसेस में रिलीज भी हो रही है, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये वाली एंथैल्पी, ठीक है। मैं ऐसे लिख देता हूं शॉर्टकट, हाइड्रेशन एंथैल्पी जो नेगेटिव वाली होती है। तो क्योंकि हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, देखना तो वेरिएशन कैसे दिख रहा है हमें, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो सम है फर्स्ट और सेकंड का वो बढ़ रहा है। तो 650 और 1300 तो कितना हो रहा है, 1950 हो रहा है कुछ इसके केस में, मैं लिख देता हूं 1950, यहां पर 650 और 1400 2050 दिखा, फिर 650 और 1500 मतलब 1600 ही पकड़ लो, 1592, तो 1600 और 650 2250 हो गया, ये तो भाई बढ़ गया। तो दिख रहा है आपको इंक्रीज इन फर्स्ट एंड सेकंड आई। अब इसके वजह से हो क्या रहा है, ये जो नेट पॉजिटिव एनर्जी हमको लग रही है, मतलब लग रही है ना इस चीज को करने के लिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, वो इंक्रीज हो रही है। तो ऑक्सीडेशन जो है, अब देखो समझ लेना इस चीज को, थोड़ी पेचीदा है कि अब एग्जैक्ट वैल्यूज कैलकुलेट करके इतना ज्यादा डेप्थ में जाना नहीं है, पर इससे यह समझ में आता है कि अगर हमारी जो एनर्जी हमको देनी पड़ रही है उस प्रोसेस को करने के लिए, भले वो ऑक्सीडेशन हो या फिर रिडक्शन हो, करने के लिए अगर एनर्जी ज्यादा बढ़ रही है, ओके, जो देने वाली है नेट वाली, तो इसका मतलब वो प्रोसेस ना थोड़ी मुश्किल हो रही है। आई बात समझ में अभी? और अगर प्रोसेस मुश्किल हो रही है, तो मैंने कहा था ना, अगर देखो ऑक्सीडेशन आसान हो रहा है तो मोर पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। तो मैंने अभी तो ये कहा कि अभी इसके वजह से सम बढ़ रहा है, इसके वजह से प्रोसेस, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस मुश्किल हो रही है, तो ऑक्सीडेशन लेस एंड लेस इजी हो रहा है। तो लेस इजी हो रहा है तो इसका मतलब एसओपी की वैल्यूज पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव में चली गई, मतलब लेस पॉजिटिव होते गई नंबर लाइन में। देखो 0 है तो नंबर लाइन में ये पॉजिटिव वैल्यूज है, तो लेस पॉजिटिव होते होते नेगेटिव में चली गई, और फिर यहां पर हमें समझ में आ रहा है कि वो लेस एंड लेस नेगेटिव पे चलते जा रही है, पीछे चलते जा रही है। क्लियर? तो जैसे मैंने कहा ऑक्सीडेशन लेस और लेस इजी हो रहा है, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तब हम लोग, तो वैल्यूज जो है, जैसे कि ऑक्सीडेशन अगर मोर एंड मोर इजी होगा तो वैल्यूज मोर एंड मोर पॉजिटिव की तरफ जाएंगी, ओके, ऐसे आगे बढ़ेंगी। पर ऑक्सीडेशन लेस एंड लेस इजी हो रहा है तो वैल्यूज लेस एंड लेस पॉजिटिव होगी। अब किसकी वैल्यूज, में एसओपी की वैल्यूज की बात कर रहा हूं, तो देखना अब ये जो टेबल में मैंने एसओपी की वैल्यूज लिखी वो लेस एंड लेस पॉजिटिव हो रही है ना, देखो लेस एंड लेस पॉजिटिव 1.63 माइनस, मतलब 1.63 से 1.18, फिर और कम पॉजिटिव होगी 0.9, करेक्ट। इस तरीके से इस पे हम लोग आएंगे, 1.18 क्यों बढ़ी वो एक एक्सेप्शनल चीज है, पर आएंगे इसके ऊपर। अब ध्यान देना, ये ऐसी चीजें हो रही है तो उल्टा पकड़ो, एसओपी की वैल्यूज लेस पॉजिटिव हो रही है यहां पर, तो मतलब एसआरपी की वैल्यूज, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज, देखो एसओपी की वैल्यूज लेस पॉजिटिव हो रही है, तो एसआरपी की वैल्यूज में क्या हमें दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है, ओके, सिर्फ साइन चेंज कर दो तो एसआरपी की वैल्यूज लेस एंड लेस नेगेटिव हो रही है, करेक्ट। बस भाई यही चीज को समझने के लिए इतनी सारी चीजों का थोड़ा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, करेक्ट। चलो अब वैल्यूज में थोड़े और नीचे जाते, पहले 3 वैल्यूज के ऊपर हम लोग ने फोकस किया था, ये वाली वैल्यू पर मैंने कहा था कि बताऊंगा मैं क्यों गड़बड़ी आ रही, पर इसके पहले थोड़े नीचे और चले जाते हैं, तो देखो फिर से लेस नेगेटिव हो रहा है, -0.44 से -0.28, फिर -0.25, करेक्ट, और फिर यहां पर डायरेक्ट ओ माय गॉड पॉजिटिव हो रहा है, किसका, कॉपर का। और ये एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है, तो एक एक करके देखते हैं हम लोग। यहां पर -1.18 मैंगनीज के केस में ऐसा इसीलिए हुआ है, अब ध्यान से देखना जो पॉजिटिव एनर्जीज लग रही है यहां पर 1592, ये यहां की कहानी चल रही है, तो ये 1509 सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है मैंगनीज के लिए, देखना ये रही मैंगनीज के लिए। और जैसे हम लोग क्रोमियम टू मैंगनीज आ रहे हैं, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में घटौती हो रही है, कम हो रहा है, देखो डिक्रीज आ रही है, वैसे ही
एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की वैल्यू भी देखो, ओ थोड़ी कम हो गई है। तो कुछ जो नेट पॉजिटिव एनर्जी जो लग रही है वो थोड़ी बहुत कम हो रही है, भले थोड़ी नेट एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो भी थोड़ी कम ही हो रही है, पर इसका सारा नेट इफेक्ट इस तरीके से कुछ हो रहा है कि भाई हमारे मैंगनीज के केस में ऑक्सीडेशन जो थोड़ा आसान हो रहा है, थोड़ा आसान, ध्यान देना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा आसान, तो मैं लिखता हूं ऑक्सीडेशन स्लाइटली मोर इजी हो रहा है। ठीक है, किसके केस में? मैंगनीज के केस में। किसके कंपैरिजन में? क्रोमियम के कंपैरिजन में, करेक्ट, एज कंपेयर टू क्रोमियम। तो इसीलिए क्या होगा, देखो क्रोमियम की जो भी वैल्यू होंगी एसओपी की, ओके, अब जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं पॉजिटिव नहीं है क्रोमियम की वैल्यू, देखो 0.9, क्योंकि लॉजिक के हिसाब से क्रोमियम की 0.9 पॉजिटिव वैल्यू है और इससे स्लाइटली थोड़ा आसान ऑक्सीडेशन हो रहा है मैंगनीज के केस में। तो थोड़ा स्लाइटली आसान मतलब स्लाइटली मोर पॉजिटिव वैल्यू होगी मैंगनीज की, और यही आप देख सकते हो मैंगनीज की वैल्यू 1.18 स्लाइटली मोर पॉजिटिव है। ठीक है, चलो अब कॉपर के केस में, हाँ, तो यहां पर क्या हुआ, स्लाइटली मोर पॉजिटिव एसओपी हो गई और उल्टा हो गया, फिर स्लाइटली मोर नेगेटिव हो गई एसआरपी। ठीक है, -0.9 से 1.1, तो स्लाइटली मोर नेगेटिव। अब कॉपर के केस में पॉजिटिव हुई, ये तो भाई अलग ही कहानी है। कॉपर क्या कहता है मालूम है, वो जब कॉपर से कॉपर 2+ बन रहा है, ठीक है, डायरेक्टली मैं बता देता हूं, तो जो 3 एनर्जी कंसिडरेशन है हम लोग ने देखी थी, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी आयोनाइजेशन वाली और हाइड्रेशन वाली एंथैल्पी। तो इसके केस में, हमारे कॉपर के केस में हाइड्रेशन जो एंथैल्पी है वो इतनी ज्यादा है नहीं कि वो कॉम्पनसेट कर पाए इसको, ये जो 2 पॉजिटिव वाली जो एनर्जीज है, पॉजिटिव एंथैल्पीज है उनको। तो देखो हाइड्रेशन एनर्जी इज नॉट इनफ टू कॉम्पनसेट फॉर IE, पहली और दूसरी, यहां पर मैं लिख देता हूं फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड सब्लिमेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड IE एंड सब्लिमेशन एंथैल्पी, इन दोनों को, मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी सपोज ये है और ये है सपोज हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, थोड़ा और बड़ा बात, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का सम, ये पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा वाली जो दिख रही है आपको थोड़ा पोर्शन, मैं बस आपको समझाने के मोड में समझा रहा हूं, एग्जैक्ट ऐसा ही कुछ है ऐसे में नहीं कह रहा हूं, बस क्योंकि वैल्यूज में हमें इतना डेप्थ, इसीलिए बताने की ये कोशिश चल रही है हमें कि हाइड्रेशन एंथैल्पीज कुछ थोड़ी कम पड़ रही है इन 2 पॉजिटिव एंथैल्पीज के सामने। अब क्योंकि ऐसा हो रहा है तो ऑक्सीडेशन जो है वो थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एनर्जीज शायद लग रही है, मतलब जितनी एनर्जी लगनी चाहिए उससे ज्यादा एनर्जी लग रही है, ऐसा कुछ। तो इन शॉर्ट मेरा कहने का यही है, एक लाइन में तात्पर्य कि ऑक्सीडेशन थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अब जब कभी ऑक्सीडेशन ज्यादा मुश्किल होता है तो क्या होगा, क्या होगा, यही लॉजिक फॉलो करो। ओके, ऑक्सीडेशन थोड़ा ज्यादा मुश्किल मतलब लेस इजी है, वही हो गया ना, उल्टा उसका मतलब यही हो गया। तो ऑक्सीडेशन थोड़ा ज्यादा मुश्किल मतलब लेस इजी, मतलब वैल्यूज जो है लेस पॉजिटिव होगी एसओपी की। तो यहां पर देखो आप, मैं अगर लिखूं नीचे वैल्यूज 0.28, 0.25, और कॉपर के केस में, ओके, ये क्योंकि पॉजिटिव में है तो मैं नेगेटिव लिखूंगा, तो 0.34। तो मैंने क्या कहा, वैल्यूज क्या होंगी, लेस पॉजिटिव होंगी, और वो इतनी ज्यादा लेस पॉजिटिव होती जाती है कि भाई नेगेटिव ही हो जाती है एसओपी की वैल्यूज। देखो कॉपर के केस में नेगेटिव हो गई, ओ, और फिर उसी की वजह से कॉपर की एसआरपी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाती है। बस ये लॉजिक है। अब अगर हम लोग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी के बारे में अगर देखें कॉपर के केस में, तो जैसे मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि भले D9 कॉन्फ़िगरेशन है हमारे कॉपर 2+ का, करेक्ट, और कॉपर का है 1+ का D10 कॉन्फ़िगरेशन, सो भले ये खुश दिख रहा है हमें ऊपर से, फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटॉल्स है, खुश है, तो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, ओके, देन कॉपर 2+ वाला, ठीक है, आयन। पर जब हम लोग
ये एक्वियस आयंस की बात करते हैं ना, इन दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले एक्वियस आयंस की या फिर दो पॉजिटिव चार्ज वाले एक्वियस आयंस की, तो इनमें ना जब कॉपर 1+ के कंपाउंड्स होते हैं एक्वियस स्टेट में, देखो मेनी कॉपर 1 कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन एक्वियस सॉल्यूशन। समझ में आई बात? तो बहुत सारे जो कॉपर 1 कंपाउंड्स मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें कॉपर 1+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, बेसिक सा लॉजिक है। तो मेनी कॉपर 1+ वाले कंपाउंड्स मतलब कॉपर 1+ वाली की बात चल रही है, आर अनस्टेबल इन एक्वियस सॉल्यूशन। देखो ये एक्वियस सॉल्यूशन में उल्टा है, जैसे हम लोग ने सोचा था वैसा नहीं है, अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ने सोचा वैसा नहीं है, क्या है, अनस्टेबल है। और होता क्या है, ये कॉपर 1+ वाले डिस्प्रपोर्शनेट हो जाते। मतलब क्या कि ये जो कॉपर +1 की स्पीशीज है ये ऐसे दो स्पीशीज में बदलेगी जिसमें एक स्पीशीज का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा, दूसरे का कम होगा। तो देखो कॉपर 1+ या फिर +1 कहो ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इससे ये 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। देखो Cu2+ मतलब 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट, और Cu में जा रहा है मतलब 0 में जा रहा है। तो देखो 1+ से 2+ में गया, एक ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऐसी जो ज्यादा है उससे, उस स्पीशीज से, और दूसरी जो कम है उस स्पीशीज से। तो इस तरीके से ये कॉपर 1+ डिस्प्रपोर्शनेट हुआ। अब बताने का मतलब ये है कि कॉपर 1+ टिक नहीं पा रहा है। समझी बात? मेनी कॉपर 1 कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन एक्वियस सॉल्यूशन। अनस्टेबल है ये बता रहे कैसे, क्योंकि ये अंडरगो करते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन एंड अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन, तो टिक नहीं पा रहे एक्वियस सॉल्यूशन में। क्यों? क्योंकि कम स्टेबल है। अब आप कहोगे सर चलो ठीक है भाई, कॉपर 1+ के एक्वियस आयंस कम स्टेबल है देन कॉपर 2+, पर ऐसा होता क्यों है ये तो बताओ। सिंपल सी लॉजिक है, जब कभी हम लोग कॉपर 2+ को बना रहे तो कॉपर 2+ एक्वियस जब बनेगा, ओके, हमारा एक्वियस वाला आयन, चलो सॉलिड से या फिर गैसेस से कहो, गैसेस से सॉरी, तो यहां पर लगेगी हाइड्रोजन एंथैल्पी। करेक्ट, मैं यहां पर लिख देता हूं, पता है ना हमको, हमें थोड़ी देर पहले लिखा था आयंस को गैसेस से हम लोग को एक्वियस वाले आयन में बदलना है तो हाइड्रोजन एंथैल्पी लगती है। वैसे ही कॉपर 1+ वाले को भी जब हम लोग कॉपर 1+ एक्वियस में बदलेंगे तब भी लगेगी हाइड्रोजन एंथैल्पी। बेसिक सेम लॉजिक। अब जब कॉपर 2+ को हमें बनाना है तो हमें कॉपर 1+ में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो ये रही हमारी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और यहां पर हमें सिर्फ कॉपर में से कॉपर 1+ बनाना है, तो ये रही फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो अगर आप कुल मिला के कुछ एनर्जी कंसिडरेशंस देखोगे, ओके, इससे पहले वो एटोमाइजेशन एंथैल्पी वगैरह की बात छोड़ दो फिलहाल, सिर्फ आयोनाइजेशन एंथैल्पी और हाइड्रोजन एंथैल्पी की बात अगर पकड़ेंगे हम लोग फिलहाल, तो ये समझ में आ रहा है कि कॉपर को कॉपर 1+ एक्वियस में बदलना है तो भी सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी कंसिडरेशन में फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, ओके, मतलब एटोमाइजेशन वाली भी होंगी, पर फिर भी यहां पर हम लोग ये कंसिडर कर रहे इन कंपैरिजन टू कॉपर 2+, क्या ये है पॉजिटिव में और नेगेटिव में ये है हाइड्रेशन एंथैल्पी हमारी। वो ही कॉपर 2+ के केस में ये तो है ही फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो है ही, ओके, मैं कुछ अलग रंग से ही लिखता हूं कंफ्यूजन ना हो इसीलिए। देखो कॉपर 1+ के केस मतलब कॉपर 2+ को 2+ एक्वियस में बनाने के लिए, ये कॉपर 1+ को बनाने के लिए भी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो लगेगी ही और सेकंड भी लगेगी। तो कॉपर 2+ के केस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी में दो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, फर्स्ट और सेकंड, और फिर बाद में हाइड्रोजन एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव वाली है। पर फिर भी पॉजिटिव वाली कंसिडरेशंस ज्यादा होने के बावजूद कॉपर 2+ के केस में फिर भी कॉपर 2+ ज्यादा एक्वियस स्टेट में स्टेबल इसीलिए है और फेवरेबल इसीलिए क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पीज जो है ये आउटवे कर रही है, ओवर पावर कर रही है, या फिर कहो कॉम्पनसेट कर रही है किसको, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कॉपर के, जो एक्स्ट्रा वाली पॉजिटिव एनर्जी है ना इसके केस में उसको ये आउटवे कर रही है। तो इसीलिए फिर हमारा कॉपर कहता है कि चलो भाई कॉपर 2+ के केस में अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी मेरे आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कॉम्पनसेट कर पा रही है तो फिर मैं कॉपर 1+ नहीं बनूंगा, ओके, मैं कॉपर 2+ बनूंगा क्योंकि ये मेरे लिए ज्यादा फेवरेबल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब डरना नहीं, अब छोटू से कॉन्सेप्ट आएंगे, इतने लंबे चौड़े बड़े बड़े नहीं। जैसे हम लोग ने आई देखा, ऑक्सीडेशन स्टेट देखा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कहानी देखी, वो तो भाई बहुत ही खतरनाक था, करेक्ट हो गया। वो सारी चीजें जितनी लग रही थी बड़ी थी उसमें उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग सी चीजें थी। अब ये भी देखो ना,
सिंपल सिंपल से प्रॉपर्टीज, जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, किनकी, हमारे 3D सीरीज की बात चलेगी। ओके, बेसिक। अब जब हम लोग, पहले ये एक बेसिक चीज आपको समझनी चाहिए कि व्हेनेवर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे टू अ सब्सटेंस, तो अगर सब्सटेंस दूर दूर भाग रहा है तो वो डायमैग्नेटिक है, ठीक है, रिपेल हो रहा है, डायमैग्नेटिक है। अगर वो सब्सटेंस एकदम पकड़ गया, पकड़ में आ गया, तो भाई वो अट्रैक्ट हो रहा है, तो मतलब पैरामैग्नेटिक है, अट्रैक्टेड पैरामैग्नेटिक। और अगर बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है तो फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है, अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली फेरोमैग्नेटिक। इसकी बात यहां पर छोड़ दो, डाय पैरा में ही हमारी काम बन जाएगी। अब ये होता क्यों है, इसको समझते कि भाई फील्ड अप्लाई करने पर कुछ सब्सटेंसेस दूर दूर क्यों भाग रहे, तो उनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऑर्बिटॉल में, इसी वजह से। और कुछ जो है वो करीब क्यों आ रहे, लगाव क्यों दिखा रहे पैरामैग्नेटिक वाले, क्योंकि उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऑर्बिटॉल्स में। चलो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटॉल्स, ये एक लॉजिक एकदम दिमाग में फिक्स रखना। क्यों? क्योंकि हमारे ट्रांजिशन मेटल के आयंस भी बहुत सारे, मेनी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयंस आर पैरामैग्नेटिक। अब पॉज करना, बताना ऐसा क्यों हो सकता है। अभी देखा है ना यार, अभी देखा है, चलो आई होप आपने किया होगा, सोचा होगा। क्योंकि पैरा वालों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हमारे ट्रांजिशन मेटल आयंस कौन से खेत की मूली है भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाली ही है ना। ये लोग भर भर के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है बहुत सारे हमारे ट्रांजिशन मेटल आयंस में। तो बस इसी वजह से पैरामैग्नेटिक क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पैरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने की बात कहूं, तो हमारे पास एक स्पिन ओनली फॉर्मूला है। ओके, स्पिन ओनली फॉर्मूला टू कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, म्यू इज इक्वल्स टू रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2। ये रहा, म्यू इज इक्वल्स टू रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2। अब यूनिट है हमारा बोहर मैग्नेटन में, इसमें जो n है ना, ये है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी अभी मैंने कहा ट्रांजिशन मेटल आयंस में भर भर के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ेंगे, तो अगर आप ये वैल्यूज कैलकुलेट करोगे, अगर 1 को लिया आपने, n इज इक्वल्स टू 1, मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे ट्रांजिशन मेटल आयन में, और अगर वैल्यू को कैलकुलेट किया तो आपको 1.73 बोहर मैग्नेटन मिलेगा। देखो, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए म्यू इज इक्वल्स टू 1.73 बोहर मैग्नेटन। उसी तरीके से आप 2 यहां पर डालो n की वैल्यू, उसका वैल्यू निकालो, रूट 8 का वैल्यू मिलेगा कुछ 2 पॉइंट के समथिंग, ऐसे 8 में समथिंग, तो वो रहेगी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद अगर मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है उतनी वैल्यू। तो इसका मतलब भाई हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर ना, एक का इतना, एक के लिए म्यू इतना 1.73, 2 के लिए म्यू और बढ़ेगा, करेक्ट। तो जैसे ये बढ़ रहा है 1 से 2, तो म्यू और बढ़ रहा है, तो इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये लॉजिक के आधार पर ना, अगर आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यूज होंगी किसी भी स्पीशीज के, हमारे सपोज ट्रांजिशन मेटल आयन के मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आपके पास है, जैसे कि ये रहा अपना टेबल। ओके, दिए होते देखो ना एनसीईआरटी में टेबल, ऐसे ही टाइम पास करने के लिए नहीं, बहुत लॉजिक है उनमें। तो देखो, मैग्नेटिक मोमेंट की ऑब्जर्व्ड वैल्यूज दी गई है हमें इन आयंस की, ट्रांजिशन मेटल आयंस की हमारे। अब इन ऑब्जर्व्ड वैल्यूज को देख के आप बता सकते हो कि भाई उस स्पीशीज में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। कैसे? देखो, ये ऑब्जर्व वैल्यू 1.73 है म्यू में, तो आपको तो पता है 1.75 सॉरी, और आपको तो पता है 1.73 तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए होती है, तो इसका मतलब इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। देखो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सेम लॉजिक 2.76 कुछ 2.8 के आसपास है। देखो मतलब अगर आप कैलकुलेट करोगे n को 2 लेके, तो आपको वैल्यू मिलेगी मैग्नेटिक मोमेंट की 2.8 के आसपास कुछ, और ये तो 2.76 है, मतलब पास है, मतलब n की वैल्यू 2 के लिए ये करीब वाली वैल्यू है, करेक्ट। तो मतलब n की वैल्यू 2 है, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 है, तो देखना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। तो जब कभी हमारे, अगर हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो जब कभी मैं अगर बात करूंगा इनकी डी ऑर्बिटॉल्स की, ठीक है, तो ऐसे डी ऑर्बिटॉल्स में फॉर एग्जाम्पल एनर्जी गैप आ जाता है।
वो हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्यों आता है वगैरह वगैरह। फिलहाल ऐसे समझ लो कि डीजनरेट ऑर्बिटॉल्स है हमारे डी वाले, पर अब वो डीजनरेट नहीं रहे। डीजनरेट मतलब सेम एनर्जी वाले नहीं रहे। अब ऐसे सिनारियो में अगर when an electron from a lower energy d orbital is excited to a higher energy d orbital, टाइम लोअर से हायर गया, तो वो जो एक्साइटमेंट होती है इलेक्ट्रॉन में, ओके, कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी पे जा रहा है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। सिंपल। तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और वो भी कर रहा है कुछ विजिबल रीजन में, ओके। और उस विजिबल रीजन की जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी सपोज म्यू है, ठीक है। तो क्या है देखो, द एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन करस्पॉन्ड्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड। ये रही एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन, ये है हमारी, करस्पॉन्ड करती है टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड। अब जिस लाइट को एब्जॉर्ब किया गया है, ओके, विजिबल रीजन के, सपोज ये विजिबल रीजन है हमारी, बता रहा हूं मैं पूरा स्पेक्ट्रम में, तो सपोज इस रीजन की लाइट एब्जॉर्ब की गई है ऐसे फॉर एग्जाम्पल, तो हमें जो कलर ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड। क्लियर? बस इतनी सी सिंपल सी लॉजिक पे चलता है हमारा कलर इन कंपाउंड्स का। तो दिस फ्रीक्वेंसी जनरली लाइज इन द विजिबल रीजन, जैसे मैंने बोला था, और द कलर ऑब्जर्व्ड जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं करस्पॉन्ड्स टू द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड। क्लियर? अब हमारे ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, तो हम लोग वही देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। इसमें देखो, द ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उसके कुछ वजह है। सबसे पहली वजह, छुट्टू सा इनका साइज, ओके, कंपैरेटिवली स्मॉलर साइजेस ऑफ द मेटल आयंस, ट्रांजिशन मेटल्स की। दूसरी, हाई आयनिक चार्जेस, एकदम पावरफुल आयनिक चार्जेस है इनमें, ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस, ऐसे समझ लो। और तीसरी, डी ऑर्बिटॉल ही डी ऑर्बिटॉल है इनके पास, अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटॉल्स फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। इनके आधार पर, इनके बलबूते पर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। ज्यादा डेप्थ में यहां पर नहीं जाएंगे क्योंकि इनके बारे में पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हम लोग, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स मतलब हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर अगला ही है, ओके। तो हम लोग अगले वाले प्रॉपर्टी पर फटाक से बढ़ जाते हैं, जो कि है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। अब ये जो ट्रांजिशन मेटल्स है या फिर उनके कंपाउंड्स कहो, ये कैटलिस्ट की तरह हम लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कई सारे रिएक्शंस आपने शायद बचपन से देखे होंगे, उनमें जो कंपाउंड्स एज अ कैटलिस्ट यूज किए गए हैं वो ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड्स हैं। फॉर एग्जांपल देखो, वेनाडियम 5 ऑक्साइड, वेनाडियम पेंटॉक्साइड हम लोग कहते थे V2O5, कहां पर, इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड वाले प्रोसेस में। वैसे ही फाइनली डिवाइडेड आयरन, अरे बाप रे बाप, हेबर्स प्रोसेस में, बोलो ही मत। और कितना इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रोसेस, इसके ऊपर तो केमिस्ट्री रन हो जाती है। और निकल इन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ये भी हमको पता है। इस निकल के इस्तेमाल करके ही हम लोग वनस्पति घी वगैरह बनाते हैं। बचपन में कुछ पढ़ा था, क्लास 11th वगैरह में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने देखा होगा, ओके। तो ये फाइनली डिवाइडेड आयरन, अमोनिया प्रोडक्शन, राइट, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अभी नहीं बताऊंगा मैं, आप समझ जाओगे अगर आपने थोड़ा बहुत खोजा, क्योंकि ये अब इस टॉपिक से रिलेटेड है नहीं, थोड़ा अलग है हटके। तो आप खुद से भी जाके देख सकते हो, सोच सकते हो कि ये अमोनिया प्रोडक्शन की चीज ने क्या क्रांति लेके आई केमिस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्रीज में। इसके बारे में बाद में सोचेंगे ना, ठीक है। इंटरेस्टिंग सी टॉपिक मैंने आपको दे दी शायद समझने सोचने के लिए। अब आते हैं फिर से टॉपिक के ऊपर। मेरा मोटिव यही बताने का कि भाई ये ट्रांजिशन मेटल्स और इनके कॉम्पाउंड्स ढेर सारे जगह पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज ए कैटलिस्ट। रीजन क्या है? इनकी एबिलिटी टू शो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकते हैं, एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। अब एक बेसिक लॉजिक समझते हैं कि किस तरीके से ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो सॉलिड सरफेस पर देखना, ये अपना कैटलिस्ट का सॉलिड सरफेस है, सॉरी ये अपना, एक मिनट, सॉलिड सरफेस है, हाँ। तो देखना अभी कहानी में कैसे ट्विस्ट आ जाता है। तो कैटलिस्ट्स एट सॉलिड सरफेस, ये रहे अपने कैटलिस्ट्स एट सॉलिड सरफेस। क्या होता है? इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स
ये ऐसे इन्वॉल्व करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ये रहे अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एंड द एटम्स ऑफ द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। यही ये सारे ये वाले अपने। अब जो फर्स्ट रो वाले ट्रांजिशन मेटल्स है वो यूटिलाइज करते हैं 4s 3d एंड 4s इलेक्ट्रॉन्स फॉर द बॉन्डिंग, बॉन्ड बनाने के लिए इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ। पर होता क्या है इस चक्कर में, इन कैटलिस्ट मॉलिक्यूल्स जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से जुड़े हुए हैं, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के दूसरे बॉन्ड्स को ना ऐसे थोड़ा सा वीक कर देते हैं, कैसे खुद की तरफ खींच लेते हैं उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, और उनके दूसरे एटम्स के साथ जो जुड़े हुए हैं ओके उनसे उनका लगाव बढ़ा देते हैं ऐसे। तो होगा क्या फिर, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा सबसे पहली बात हमारे सरफेस के ऊपर। तो देखो दिस हैज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एट द कैटलिस्ट सरफेस बड़ा, और इसी चक्कर में हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है टप करके नीचे गिर जाती है, क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अब कमजोर हो गए, तो इनके बॉन्ड्स अब कमजोर हो गए। ओके पास खींच लिया ना तो ये दूर जाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है, एंड ऑल्सो ओके ये इफेक्ट इससे क्या हो रहा है, दिस हैज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। दूसरा, एंड ऑल्सो वीकनिंग ऑफ द बॉन्ड्स इन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। ये रहे ये बॉन्ड्स वीकन हो जाते हैं। अब ये बॉन्ड्स वीकन हो गए तो इनको तोड़ने के लिए तो कम एनर्जी लगेगी, और उसी को तो हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं बस। तो इस तरीके से कुछ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी जो ज्यादा रहती है उसको कम करके छोटू वाली एक्टिवेशन एनर्जी से भगा देते हैं रिएक्शन को, और रिएक्शन फटाफट हो जाती है। तो ये रहा अपना बेसिक लॉजिक। अब ट्रांजिशन मेटल आयंस की जो खूबी है टू शो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाली, इससे कैसे वो कैटलाइज करते हैं ये एग्जांपल लिखेंगे। देखो ट्रांजिशन मेटल आयंस कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स और दे बिकम मोर इफेक्टिव एज कैटलिस्ट। किस तरीके से, जब आयरन हमारा 3 मतलब Fe3+ ओके कैटलाइज करता है रिएक्शन बिटवीन आयोडाइड एंड परसल्फेट आयंस। देखो कैटलाइजेस द रिएक्शन बिटवीन आयोडाइड, ये रहा आयोडाइड, एंड परसल्फेट आयंस, ये रहे अपने परसल्फेट आयंस। अब आप देखोगे कुछ नया चीज आ गया है यहाँ पर। किस तरीके से आयरन कैटलाइज करता है ये समझो, थोड़ा रिडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में लेके चलना पड़ेगा। अब मैं आपको बता देता हूं, देखो यहां पर आयोडाइड जो है वो आयोडीन बन रहा है, -1 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट से ये जा रहा है 0 में। तो -1 to 0 मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो आयोडाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है टू आयोडीन। पहली बात समझ में आ गई। तो देखो यहां पर आयोडाइड -1 से बन रहा है आयोडीन, 0 हो रहा है ऑक्सीडाइज। ओके इसी रिएक्शन को मैंने अलग तरीके से यहां पर दो बार लिखा है आयरन के रोल को समझने के लिए, Fe3+ के कैटलाइजिंग रोल को समझने के लिए। फिलहाल ये समझ लो रिडॉक्स रिएक्शन इसमें कैसे हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। फिर परसल्फेट आयंस को देखो, H2OH2-, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप ढूंढोगे तो ये होगा कुछ +7। देख लेना ऑक्सीजन 8 है तो 16, तो -16 बाहर गया, +16 हो गया, -2 +16 माइनस करेंगे हम लोग 14 +14, तो +14 2 सल्फर एटम्स के ऊपर हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो +7 तो सल्फर +7। क्लियर। वैसे यहां पर आप अगर देखोगे तो +6 होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट SO4 2- का, तो O ऑक्सीजन 2-, 4 है तो 8-, 8- बाहर गया तो -2 +8 +6, +6 हमारा सल्फर अकेला ही है तो +6 उसको मिल जाएगा। तो ये +7 से +6 पर जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में घटोती, रिडक्शन। ये रहा रिडक्शन, ये यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, आयोडाइड टू आयोडीन, परसल्फेट टू सल्फेट, रिडक्शन। तो ये रहा देखो परसल्फेट टू सल्फेट रिडक्शन। ओके H2OH2- में +7 टू SO4 2- में +6। अब ये करवा कौन रहा है, हमारा Fe3+। इनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कैसे मदद हो रही है, पहले Fe3+ आता है, बोलता है कि मैं आयोडाइड के साथ कुछ गेम खेलूंगा। क्या गेम खेलूंगा, आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करूंगा। ओके ये रहा आयोडाइड को मैंने ऑक्सीडाइज कर दिया I2 में, और हम उस चक्कर में अब क्या हो जाएगा, वो खुद क्या हो जाएगा, पॉज करके बताओ फटाफट। बता दिया होगा आपने करेक्ट एकदम। अब जब कोई दूसरा किसी को एक चीज कर रहा है ऑक्सीडाइज या फिर रिड्यूस, तो खुद उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पर ये Fe3+ इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद रिड्यूस होगा, रिड्यूस होगा मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में घटोती।
डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, तो Fe+3 से +2 में गया, देखो ऑक्सीडेशन नंबर कम मतलब खुद हो रहा है रिड्यूस दूसरे का ऑक्सीडाइज करके। इसमें भी वैसे ही कुछ हो रहा है, बस उल्टा करेगा। अब यहां पर Fe2+ से Fe3+ बनेगा, ये 2+2 3+, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज। कैसे? दूसरे को रिड्यूस करके। इस पर सल्फेट भैया को रिड्यूस करता है सल्फेट आयंस में। तो एंड में अगर आप देखोगे, लिखोगे इन दो रिएक्शंस को एक साथ, एक के ऊपर मतलब एक के नीचे ऐसे, तो Fe2+ Fe3+ गायब हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ ये, देख लेना आप लिख के। तो बचेंगे सिर्फ ये दो स्पीशीज रिएक्टेंट्स में और ये दो स्पीशीज प्रोडक्ट्स में। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। आई होप हम लोग ने जितनी भी चीजें सीखी आपको समझ में आई होंगी, आपको मजा भी आया होगा। तो जैसे कि आप सभी को पता है, लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।